हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एनएफएसयू एनएफएटी 2024 के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि एनएफएटी के लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे। तो फाइनली आज से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको जो है एक बेसिक शेड्यूल बता देती हूँ कि कब कब लेक्चर्स आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे दो चैनल्स हैं, एक जो आप अभी प्रेजेंटली देख रहे हो और एक और मेरा चैनल है बायोलॉजी बाय प्रियांशी। ठीक है, इस वाले चैनल पर आपको मिलेंगे बायोलॉजी के लेक्चर्स। एनएफएसयू और सीयूईटी दोनों के ही लेक्चर साथ में आएंगे, तो आप वहीं से पढ़ सकते हो बायोलॉजी। और जो बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस इंक्लूडेड है। तो उन सभी बच्चों के लिए बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट एनएफएसयू में पूछा जाता है फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड, वो सब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। सो इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट फ्रॉम फॉरेंसिक बैकग्राउंड और आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हो, तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेंसिक साइंस प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि सिलेबस क्या है एनएफएसयू का, 10+2 लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, राइट। ये इतना सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस मैं आपको पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी मेरे बायोलॉजी बाय प्रियांशी वाले चैनल पर आएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस इस चैनल पर आएगा। मैं इस पर ही दोनों लेक्चर्स क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये फॉरेंसिक के लिए डेडिकेटेड चैनल है, इसलिए मैं इसको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है मैं कंजेस्टेड नहीं करना चाहती हूँ। आप लोगों की ही सहूलियत के लिए मैंने दो सेपरेट चैनल्स बनाए हुए हैं। तो इन दोनों चैनल्स पे आपको क्लासेस मिलेंगी। अब शेड्यूल सुन लीजिए, आपको कब कौन सी क्लास मिलेगी। TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको मिलेगी बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस की क्लास। तो आज ट्यूसडे है, तो आज पहला लेक्चर यहाँ पे हो रहा है। और बाकी के दिन यानी कि आपका बच्चा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, यहाँ पे आपको मिलेंगे बायोलॉजी के लेक्चर्स। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरे हफ्ते लेक्चर्स मिलेंगे। एक दिन बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक का, एक दिन बायोलॉजी का। दोनों चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस यहाँ पे मिलने वाले हैं। डेली टाइमिंग भी ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे फिक्स टाइम है। इस चैनल पर भी, उस चैनल पर भी, दोनों चैनल पर आपको शाम को 6 बजे एवरीडे वीडियो मिलने वाला है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। समझ गए बात को? तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस। सबसे पहला लेक्चर है ये। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे हम लॉस के बारे में, पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में, पढ़ेंगे एथिक्स के बारे में, पढ़ेंगे फॉरेंसिक साइंस से क्या एथिक्स होते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल होता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैसे बनती है, वो सब हम पढ़ेंगे। यानी कि पूरा फॉरेंसिक साइंस हम आपको यहाँ पे आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आप फॉरेंसिक की फील्ड में एंटर हो रहे हैं और आपको फॉरेंसिक साइंस के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, और मुझे पूरा ये बहुत श्योरिटी है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता है फॉरेंसिक साइंस की फील्ड के बारे में, और हमेशा जो बच्चे हैं वो गलती ये कर जाते हैं कि बिना गाइडेंस के, बिना प्रॉपर इस फील्ड के बारे में जाने इस फील्ड में एंटर हो जाते हैं और फिर गलतियां करते हैं। इसीलिए मैं और जो मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें कभी गाइडेंस नहीं मिली प्रॉपरली, कभी उन्हें जो है स्टूडेंट्स को बताया नहीं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस वजह से काफ़ी सारी हम सभी ने गलतियां करी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे आगे की जो जनरेशन है, आगे के जो स्टूडेंट्स है स्पेसिफिकली, वो बच्चे सफ़र करें। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 1-on-1 काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे वीडियो कॉल के थ्रू, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी फॉरेंसिक साइंस की फील्ड के बारे में। क्या उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, क्या जो है कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है, जॉब्स के लिए कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, क्या उनका जो है क्राइटेरिया होता है। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस फील्ड में आपको A to Z चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी फॉरेंसिक साइंस के बारे में। इसीलिए देर मत करो, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करो। ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आपको रजिस्टर करना है। डिस्क्रिप्शन में भी सेम लिंक दिया हुआ है, आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद में आपको एक ईमेल आएगा
24 आवर्स के अंदर आपको एक ईमेल रिसीव होगा। उस ईमेल में आपका जो है स्लॉट बुक किया जाएगा, आपकी मीटिंग शेड्यूल की जाएगी और फिर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपर गाइडेंस लो, जिससे कि आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना करियर बना सको और आगे बढ़ सको। इज़ दैट क्लियर? तो भाई आज के लेक्चर के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। वो यहाँ पे ये दिए हुए हैं टॉपिक्स। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, उसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल, नेचर, स्कोप, एथिक्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो फॉरेंसिक साइंस क्या है। सबसे पहले समझो भाई, फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं हमारे क्वेश्चन को। समझ गए बात को? अब यहाँ पे कोई भी हमें एविडेंस मिला है, उससे हमें क्या पता चलता है? किसी की भी प्रेजेंस या एब्सेंस पता चलती है। उस क्राइम सीन को लिंक करती है क्रिमिनल से, विक्टिम से, वेपन से, प्लेस या टाइम ऑफ अकरेंस हमें पता चलता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? बेसिकली हम फॉरेंसिक साइंस में बाकी के जो अप्लाइड साइंसेज हैं उन सभी के साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और अपने रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, बायोलॉजी, फोटोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का मिक्सचर है फॉरेंसिक साइंस। और यहाँ पे क्या देखा है? इट इज मल्टी प्रोफेशनल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब चलो मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, डेफिनेशन देखो, फॉरेंसिक साइंस क्या है? फॉरेंसिक साइंस इज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और एक्सपर्टीज टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स और एग्जामिन एविडेंस दैट माइट बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ लॉ। फॉरेंसिक साइंस जस्टिस के लिए काम करती है। हमेशा ध्यान रखो, हम काम किस लिए कर रहे हैं? जस्टिस के लिए। तो फॉरेंसिक साइंस साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है एक्सपर्टीज देने के लिए, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम्स को और एविडेंसेस को एग्जामिन करने के लिए। और जो हम एग्जामिन कर रहे हैं, जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में यूज की जाती है फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। समझ में आ गई बात को? फॉरेंसिक साइंस में बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं, फिंगरप्रिंट से लेके डीएनए, एंथ्रोपोलॉजी से लेके वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स। जैसे कि आप देख सकते हो फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या डिविजन्स होते हैं, अभी मैं बताती हूँ। ओके, इसी में आगे इंक्लूडेड होगा, मैं एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगी। अब पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम। हिस्ट्री में क्या आता है? यहाँ पे सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले 12th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी में एक चाइनीज था जिसको सबसे पहले जो है फर्स्ट टू अटेम्प्ट एंड डिफाइन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डेथ एंड क्रिमिनल इंटेंट। ये सब पहला व्यक्ति था। चाइना में सब चीज पहले हुई है, ठीक है। तो चाइना में ही इन्होंने, एक चाइनीज व्यक्ति था जिसने बताया था कि नेचुरल डेथ और क्रिमिनल डेथ में क्या डिफरेंस होता है। इसमें ये जो थे, ठीक है, ये आदमी थे सुंग चीजू, जो भी प्रोनाउंस करते हो, ये बुक थी जिसका मतलब है द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग। तो इसमें उन्होंने बताया था कि वाटर कलेक्ट किया गया था लंग्स में से। ड्राउनिंग विक्टिम, ड्राउनिंग का केस था, मतलब पानी में डूब के कोई मरा था, तो उस केस में उन्होंने वाटर कलेक्शन के बारे में बताया था, उसका ऑब्जर्वेशन किया था। फिर 1686 में सबसे पहले फिंगरप्रिंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था किसने? मार्सेलो माल्फिजी, ठीक है। 1775 में स्वीडिश केमिस्ट थे कार्ड विलियम, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट किया था आर्सेनिक डिटेक्शन में इन कॉप्स, यानी कि बॉडी, डेड बॉडी में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब नाम, अब मैं जो यहाँ पे स्टार नाम लगाऊंगी ना जिनके आगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1814 में मैथ्यू और फेला published first scientific treatise on the detection of poison and their effect on animals। सबसे पहली इन्होंने अपनी जो है साइंटिफिक ट्रीटीज दी थी जिसमें उन्होंने पॉइजन डिटेक्शन के बारे में बताया था। फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी मैथ्यू और फेला को बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद में आ जाओ, एक जर्मन क्रिश्चियन थे फ्रेडरिक, जिन्होंने फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट दिया था ब्लड का 1863 में। 1839 में टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंस जो था सबसे पहले ट्रायल के लिए गया था स्कॉटिश केमिस्ट थे जेम्स मार्श, इन्होंने मार्श टेस्ट दिया था, ठीक है। आर्सेनिक के डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट होता है जैसे मार्श टेस्ट बोलते हैं, वो इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। किसके डिटेक्शन के लिए? आर्सेनिक के।
फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जोसेफ जेम्स मार्च। फिर इसके बाद में आते हैं 1879 में अल्फांसो वर्टिलॉन। अल्फांसो वर्टिलॉन को जो है एंथ्रोपोमेट्री यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का यूज करके इन्होंने जो बॉडीज होती है उनका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दिया था। अल्फोंसो वर्टिलोन ने अपना वर्टिलोन सिस्टम जो है वो दिया था, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी का यूज करा था और मॉर्फोलॉजी ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का यूज किया था। कोई डेड बॉडी है या कोई स्केलेटल मिला है तो उससे हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एंथ्रोपोमेट्री के जरिए करेंगे। तो एंथ्रोपोमेट्री का यूज करना इन्होंने ही बताया था कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी मेजरमेंट्स का यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे से। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर इसके बाद में 1892 में गैल्टन, फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने क्या किया था, पहली बुक दी थी फिंगरप्रिंट। एक चीज ध्यान रखना, गैल्टन पहले ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट के बारे में चीजें बताई थी, बट ये पहले इंसान थे जिन्होंने प्रूफ करा था। ऐसे तो हम हवा में बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन क्या कोई हमारी बात पे तब तक विश्वास करेगा जब तक हम उसका प्रूफ ना दें? नहीं करेगा। तो दैट इज द थिंग कि गैल्टन ने क्या करा था, बुक पब्लिश करी थी फिंगरप्रिंट के नाम से, जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल प्रूफ दिए थे सपोर्टिंग द यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड। इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रूफ किया था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, और अब आ जाओ आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आर्थर कैनन। शेरलॉक होम्स नॉवल तो है, सभी ने बहुत सुनी होगी, बहुत अच्छे से जो है काफी लोगों ने रीड करी होगी, मूवी देखी होगी, इस पे कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा शेरलॉक होम्स के बारे में। तो यही वो है, सर आर्थर कैनन जो है, इन्होंने ही अपनी पहली नोवेल में बताया था और पॉपुलराइज किया था क्राइम डिटेक्शन मेथड्स को। नाउ 1901, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कार्ल लेंस्टेनर, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया था, ठीक है। इसके बाद में इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी बोला जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे ऑसबोर्न। 1910 में एल्बर्ट ऑसबोर्न, इन्होंने फर्स्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट दिया था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की फील्ड में। किसमें? क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की फील्ड में। तो इन्हें फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है ऑसबोर्न को। इतना समझ में आ गया। अब हम बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। फॉरेंसिक साइंस की फील्ड जो है, फॉरेंसिक साइंस पूरी प्रिंसिपल्स पे काम करती है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने लोकार्ट्स ने ये बोला था कि जब भी कोई दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी या फिर कोई पर्सन किसी क्राइम सीन पे इवन जाएगा तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। भले ही आपने कुछ टच किया हो, टच ना किया हो, बट आप वहां पे प्रेजेंट थे, दैट मीन्स कि वहां पे एक्सचेंज हुआ है, तो कुछ ना कुछ एविडेंसेस डेफिनेटली वहां से मिलेंगे। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी, हर चीज की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, तो ऐसे ही ये प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि हमें किसी भी चीज में इंडिविजुअलिटी निकालनी होती है। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब ये होता है कि टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, वेदर के अनुसार चीज़ों में, एविडेंसेस में चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर, जो एयर है, जो बारिश की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है, अगर वहाँ पे एविडेंसेस प्रेजेंट हैं तो आप जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा एविडेंस जो है कंटेमिनेट होता जाएगा और डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ऐसे अगर डेड बॉडी की बात करें तो वो टाइम टाइम के हिसाब से डेड बॉडी जो है वो डिकम्पोज होती है, उसकी स्टेजेस होती हैं, तो प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिलते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम उसको स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करते हैं। बिना कंपैरिजन के हम नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज है। अगर हमें किसी पे शक है तो सस्पेक्ट का सैंपल और क्वेश्चन सैंपल को लेके हम कंपेयर करते हैं। तो ये पूरा जो फॉरेंसिक साइंस जो है वो कंपैरिजन पे बेस्ड होता है। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, हम कंपेयर करते हैं, हम सारी चीजों को जो है अपना इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट, हम बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं उस सर्कमस्टेंस पे जो फैक्चुअल चीजें होती हैं उसके हिसाब से भी अपना एनालिसिस करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है उस व्यक्ति की वहां प्रेजेंट होने की या उस सैंपल की वहां प्रेजेंट होने की, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये 7 होते हैं, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताए हैं क्योंकि इतना डिटेल में वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, जितना आप पूछेंगे उतना ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं फॉरेंसिक साइंस में, बहुत सारी डिविजन्स होते हैं, स्कोप होता है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है बायोलॉजी डिवीजन। बायोलॉजी में यहाँ पे आपके पास ब्लड, डीएनए, फिंगरप्रिंट, हेयर, बोन, टीथ, इंसेक्ट, प्लांट, सलाइवा, सीमेन, ये सब जाता है। फिर एक केमिस्ट्री डिवीजन होता है, फिजिक्स में भी डिवीजन होता है, लैंग्वेज का होता है, सोशल स्टडीज, अर्थ साइंसेज, प्रोसेस स्किल्स, मैथ्स, सब चीज़ें यूज होती हैं। यानी फॉरेंसिक साइंस में आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, साइबर, सीरोलॉजी, बायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और कौन कौन से बैलिस्टिक्स, ये भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं एक फॉरेंसिक लैब के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एथिक्स पर आते हैं हम कि क्या क्या एथिक्स हो सकते हैं। एथिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, अगर आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में गए हो, तो आपको कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स जो है वो हमेशा ध्यान रखने और उन्हें फॉलो करना है। तो सबसे पहले आता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। कभी भी अपनी क्वालिफिकेशन गलत नहीं बतानी है, जो आपने पढ़ाई करी वही बतानी है। मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस। अगर आपके पास में कोई एविडेंस आया है, आपको उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, आपको किसी को बताना नहीं है, उसको कंटेमिनेट नहीं करना है, उसको जो है बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, ट्रू एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी आपका रिजल्ट आया है, आपको एक्यूरेट उसी पर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, बिना कोई गड़बड़ करे। क्लियर। अब देखो इसके बाद में दूसरी चीज क्या थी, क्लियर एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एक एक चीज को डॉक्यूमेंट करना है, कोई भी चीज मिसिंग ना हो, गड़बड़ ना हो। इम्पार्शलिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपके घर का भी केस है ना, अगर आपको पता चल गया कि मेरे घर का भी केस है, तो भी आप पार्शियल नहीं होगे, आपको इम्पार्शियल रहना, कभी भी जो है भेदभाव नहीं करना है। फिर इम्पार्शलिटी ऑफ टेस्टिमनी। जब आपको कोर्ट बुलाया जाएगा, ठीक है, आपको अपना जो है गवाह देने के लिए, गवाही के लिए आपको कोर्ट बुलाया जाएगा टेस्टिमनी के लिए, तो आप वहां पे बिना पार्शियलिटी के टेस्टिमनी प्रेजेंट करोगे। इज दैट क्लियर। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिस्क्लोजर। जो जब कोई लैब में काम करता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंशियल वर्क होता है, तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंटरप्ट नहीं करना है, आपको हमेशा चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, डिस्क्लोजर मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि अपने घर में जाके बच्चों को, दोस्त को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जाके अपनी बातें बता दी, नहीं, कभी नहीं बतानी है। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, आपको अपने तक ही सीमित रखना है। रिपोर्टिंग ऑफ कलीग हु वॉयलेट्स द प्रोफेशनल एथिकल कोड। अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो प्रोफेशनल एथिकल कोड को वॉयलेट कर रहे हैं और आप अगर उनकी कंप्लीट नहीं करते, उनका साथ देते हो, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। इसीलिए आपको रिपोर्ट करना है कि ये व्यक्ति जो है ये एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कैसे कैसे फॉरेंसिक साइंस डेवलप हुआ है। तो सबसे पहली केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी जो बनी थी वो आपकी बनी थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, 1849 में सबसे पहली बनी थी। फिर इसके बाद में कलकत्ता में बनी 1853 में, फिर ट्रेल्ड बाय वन ईच एट आगरा। इसके बाद में फिर आगरा में बनी 1864, फिर बॉम्बे में 1870, फिर लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। इसके बाद में ब्यूरो ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेन द एंथ्रोपोमेट्रिक रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल। ये बना था, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट, ये भी कलकत्ता में सबसे पहले बना था 1892 में। फिर सीरोलॉजी डिपार्टमेंट भी सबसे पहले कलकत्ता में ही बना था 1910 में। ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो कलकत्ता में ही बनी है। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम आगे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेट एसएफएसएल जो है वो बनी थी 1952 में कलकत्ता में, जो कि गवर्नमेंट केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी जो है ना उसको मर्ज कर दिया गया था 1952 में। इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो बना था 1905 शिमला में। इसके बाद में फर्स्ट सीएफएसएल जो बनी थी वो भी कलकत्ता में ही बनी थी 1957 में। एसएफएसएल 52 में, 57 में बना आपका सीएफएसएल। इसके बाद में डीएफएसएस क्या है, जिसके अंदर सारे एफएसएल काम कर रहे हैं। तो डीएफएसएल बना था 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, और बीपीआरएनडी जो है उससे बाइफरकेट हो गया था ये। फिर सीएफएसएल इन इंडिया, कितने सीएफएसएल है इंडिया में, तो देखो हैदराबाद 1967, कोलकाता 1957, चंडीगढ़ 1933, गुवाहाटी
2011। देखो चंडीगढ़ पे थोड़े से जो है ईयर 1933 यहाँ पे मेंशन है, बट एक्चुअली में इसको चेक कर लेना, ये जो चंडीगढ़ का है थोड़ा सा जो है पहले कुछ कहलाता था, फिर बाद में चेंज हुआ, तो 1933 में सबसे पहले शुरू तो हो गया था, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये चेंज होता गया, बट यूजुअली अगर आप सर्च करोगे तो आपको 1933 ही मिलेगा, पर ये प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, इसने फर्स्ट कोलकाता में ही बना था, ये ध्यान रखना। फिर भोपाल 2011 और पुणे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दिल्ली में भी है एक CFSL जो है वो दिल्ली में भी है, CFSL दिल्ली, क्लियर। लेकिन एक्चुअली ये CBI के अंडर में आता है, ध्यान रखनी, बहुत बड़ा अपडेट है, ये CBI के अंडर में आता है और बाकी के जो है ये DFSS के अंडर में आते हैं, इसलिए इनको अलग मेंशन किया गया है। और एक दिल्ली में जब वो CBI के अंडर में आता है CFSL, तो ऐसे 7 CFSL है हमारे इंडिया में, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो प्रेजेंटली 7 FSL है, देखो अभी इन्होंने बोला 7 CFSL है हमारे यहाँ पे, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे। 6 जो है वो हाँ DFSS के अंदर आते हैं और एक CBI के अंदर, तो ये आता है CBI के अंदर, बाकी DFSS के अंडर में आते हैं। अब 32 FSL है टोटल, कितने 32 FSL हैं प्रेजेंटली इंडिया में, डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 7 CFSL, 32 स्टेट FSL, रीजनल FSL कितने हैं 80, और यहाँ पे +10 इसलिए लिखा है कि वो अभी फॉर्म कंप्लीटली नहीं हुए हैं, अपने जो है इनका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। और मोबाइल FSL कितने हैं 529, ये सब नंबर याद रखने हैं आपको। यहाँ पे देखो सबसे जो देखो जब CFSL जो FSL होते हैं ना, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उनका एक लेवल होता है, सबसे टॉप पे आता है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेंट्रल वाले सबसे टॉप पे आते हैं। उसके बाद आता है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेंट्रल, स्टेट, स्टेट के बाद रीजनल, और रीजनल के बाद आता है मोबाइल FSL, ये इनका जो है सिस्टम चलता है। और बताऊं मैं डिटेल में, और डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो और डिटेल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है DFSS, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, समझ में आ गया, DFSS आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। अब इस DFSS के अंदर आते हैं आपके 6 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ध्यान से सुनना, 6 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। मैम आपने तो कहा था 7 है, तो बेटा वही तो बता रहे हैं, DFSS के अंडर तो 6 ही आते हैं, जो 7वां है ना वो है दिल्ली CFSL, जो CBI के अंडर में आता है, इसीलिए इस पोस्टर में इंक्लूडेड नहीं है। CFSL हैदराबाद, CFSL चंडीगढ़, CFSL कोलकाता, CFSL कामरूप यानी गुवाहाटी, CFSL भोपाल, CFSL पुणे। अब देखो ये इतने हो गए, इसके बाद में यहीं पे अगर आप चाहो तो ये डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक और यहाँ पर डिवीजन बना दो यहाँ पे कि CBI के अंडर में जो आता है, इसके अंडर में हमारा आ जाएगा दिल्ली। तो आप कभी भी अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बता दिया। अब देखो कोई भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है उसका हेड होता है डायरेक्टर, कौन होता है, डायरेक्टर। अब देखो एक बार मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे PPT में इंक्लूडेड नहीं है, पर तुम लोगों के नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर FSL में ना अलग अलग लेवल की पोस्ट होती हैं। तो अगर हम पोस्ट की बात करें तो सबसे लोअर लेवल की जो पोस्ट होती है वो LA की, लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी अटेंडेंट के बाद आता है SA साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, फिर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, फिर साइंटिफिक ऑफिसर, समझ गए। इसके ऊपर आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर। इतनी सारी पोस्ट होती हैं एक लैब के अंदर, और बहुत सारे डिवीजन होते हैं जैसे बैलिस्टिक, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्यूमेंट, बायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, एक्सप्लोजिव, नार्कोटिक्स, केमिस्ट्री, ये सब होते हैं। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की बात करें कि ये तो भाई लैब संभाल रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, बाकी का चीज़ें कौन संभाल रहा है, और भी तो लैब संभालने के लिए लोग लगते हैं, तो लैब का एस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट, परचेज, केस रिसेप्शन होता है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आ जाता है, ठीक है। तो 2 अलग अलग टाइप के सेटअप्स होते हैं, एक तो लेबोरेटरी स्ट्रक्चर हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो गया। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, इतना ही था आज का जो वीडियो है वो इतना ही है। मैंने आपको सारी चीज़ें जो है क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है,
बस मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो बच्चों, और मैं एक बार सजेस्ट करूंगी, आई एम गारंटिंग यू कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस फील्ड के बारे में, बिकॉज इस फील्ड में आपको गाइड करने तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मिसगाइड करने आपके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर गाइडेंस लो। एंड माई मोटिव इज कि जो लोग बहुत सीरियस है इस फील्ड को लेके, मैं सिर्फ उन्हें गाइड करना चाहती हूँ। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने यहाँ पे कुछ प्राइस रखा हुआ है, नहीं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। फिर इसके लिए चार्ज क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ स्पेसिफिक बच्चे जो बहुत फोकस्ड हैं, जो इवन मेरे साथ में जुड़ के इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ वही बच्चे मुझसे ऐड हुए। तो अगर आप लोग जो है इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, सो काइंडली रजिस्टर फॉर 1-on-1 गाइडेंस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आप आज ट्यूसडे है, थर्सडे को अगला लेक्चर आएगा, कल आएगा बायोलॉजी का लेक्चर आपके दूसरे वाले चैनल पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।